मनीषा खोब्राकडे ताई, प्रशासकीय अधिकारी यांच्यातरी हार्दिक शुभेच्छा। ITV न्यूज के खास संवाददाता सुनिए, घर देखना चाहते हो संत कि तुम्हारे लॉकडाउन स्वामी में कितने लोगों की जिंदगी नारायण को जी बदल से दिया, खास कितने स्वाद। लोगों की जिंदगी को नरक में ला दिया। आओ दिखाते हैं तुमको। आगरा जिले में एक गांव पंचायत पड़ती है नैनाना जाट, और उसमें एक छोटा सा गांव है नगला विधिचंद। वहां पर भी एक परिवार के लॉकडाउन जब से लगा तो मैया बाप को काम दोनों उनको छूट को बेलदारी करते थे। काम छूटा तो बेचारों को अनाज की दिक्कत आई, खाने पीने की, तो बेचारे इधर उधर भटकते रहे। पड़ोसियों ने 4-6-10 दिन दिया, अरे पुलिस ने रोटियां तक के लिए उन लोगों को दी। और इसी बीच में 1 महीने पहले टोरेंट पावर कंपनी वाले आए, लाइट वाले, और लाइट काट करके चले गए। वो गिड़गड़ाते रहे, भैया लाइट मत काटो, हम पैसा दे देंगे। नहीं माने काऊ की, और लाइट काट के चले गए। भाई जा गर्मी में, लॉकडाउन जैसी गर्मी में जहां सड़क अपना डाबर छोड़ रही है, वह बेचारी की बहन बीमार रह गई। अरे बीजना से प्यार कर रहे हैं पूरा परिवार, और उसको उल्टी दस्त हुए। भूख की कोई इंतजाम नहीं रोटी का, और धीरे धीरे उसने पल पल में अपनी दम तोड़ी, और 5-7 दिन भूखे रह करके मर के तब मरी है उल्टी दस्तों से। आ जाओ, सुविधा लेट्रिन बांट रहे थे तुम तो, शौचालय आ जाओ। कहाँ है? यहाँ तो कोई शौचालय नहीं है, इसका नहीं है। आ जाओ, चलो देखते हैं। आ जाओ, गैस पहुंच गई होगी तुम्हारी उज्ज्वला योजना की। आ जाओ आ जाओ, ये देखो, ये गैस है तुम्हारी, ये चूल्हा आज भी ये लकड़ियों से रोटी हो रही है। अगर चौमासे में गीली हो गई तो रोटी नहीं बनती होगी उसके यहाँ। आ जाओ, सुविधाएं दिखाते हैं। कितना बड़ा इसका मकान है, ये देखो, प्लास्टर तक नहीं है, पूरा काला पड़ रहा है। आ जाओ और दिखाते हैं तुमको। इनके पास सुविधाओं में बड़े AC फ्रिज कूलर होंगे। आ जाओ, ये देखिए, ये सुविधाओं के नाम पे एक 2 वाट का बल्ब है इनके पास में, केवल 2 वाट का बल्ब दे रहा। अरे 100 वाट का लगाते थे हम लोग, तब भी हम लोग खुश रहते थे, तो हमने 2 वाट का बल्ब कर दिया, तब भी इसके घर में कुछ नहीं है। जब बेटी मर गई तब आए हैं प्रशासन और शासन के लोग, और क्या दे रहे हैं पता है? 50 किलो आटा, 40 किलो दाल, इससे जिंदगी काट लें तुम्हारे, और 500 रुपया का सहयोग दे दे। किसके पीपे सब कनस्तर खाली पड़े हुए हैं इसके। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी सरकारें ज्यादा दिन नहीं चलेंगी अगर ऐसा करोगे। लॉकडाउन अवधि का बिल नहीं दे पाएंगे, इस परिवार की मदद करो, और नहीं तो हम लोग तुमको पूरे आगरा से नहीं, पूरे सब जगह से तुमको नंगा करके भगाएंगे। आइए, उसके परिवार से भी मिल लीजिए आप। आइए, वो बेटी जिसकी बहन गई है, उसकी माँ जिसकी बेटी थी, ये है, ये और बची है। अब इसका जीवन भी ले लेंगे आप। बेटा क्या बात थी बता? लॉकडाउन में हमारी लाइट को काट गए थे, हमारे लिए कुछ भी नहीं। लॉकडाउन में हमारी लाली की तबीयत खराब हुई थी, मम्मी पापा ने काम नहीं चल रहा था, भूखी प्यासी खत्म हो गई थी। अब भी नाते प्यार करते थे अपनी लाली की, कुछ भी नहीं है। लाइट भी बोला था पैसे दे देंगे, सब नहीं है, कुछ भी नहीं करे थे। मोहल्ले वाले दे देते खाने के लिए तो खा लेते, नहीं तो सो जाते हैं। 50 किलो कट्टा देगा तो हमारी लाली खत्म हुई थी दूसरे दिन, और दाल फाल दे थे। और क्या हो गया, इससे तो जिंदगी तो नहीं कटेगी हमारी, कुछ भी तो सुविधा करो हमारी। हमारी लाली मरी नहीं, तबीयत खराब नहीं हुई थी। झूठा सांची मारे, साइन करवा रहे थे, झूठा सांची उसने भी मारी थी, बिन ने भी मारी थी। हमारी लाली कुछ नहीं हुआ था, बिन नहीं मारी थी। बस चावल दे गए थे 20 किलो और 50 किलो कट्टा, और सौदा पौधा दे गए थे। और क्या करें, हमारे लिए जिंदगी तू नहीं कटे हमारी। ये देख लो मैया, बताओ क्या हो गया था? भूख प्यासी मर गई थी, और तो 20 किलो तुम दे गए चावल। आ जाओ जाके बताते हो, मिल लो, जो हालत देख लो। आ जाओ, इनकी हालत देख लो, इनके कपड़े कैसे फटे हुए, इनकी क्यों माफ नहीं होनी चाहिए? तुम्हारे कहने से रहे घरों में अंदर, और बिल तो नहीं देंगे चाहे तुम कोई सी स्थिति पे आ जाओ। जो इसका भाई है, देख लो, ये अपने परिवार को पालने लायक हो गया है, और सब लोग उम्मीद कर रहे हैं तुम लोगों से कि तुम कछु करोगे, और नहीं कर पाए ना तो जनता तुम्हें जवाब मांगेगी तुमसे 5 साल में। और फिर कह रहे हैं हुकूमत करने वालों, नीयत को बदल लो, अपनी नजरों को बदल लो, नहीं तो सरकारें बदलती रहती हैं। मेडिकल कॉलेज नागपुर हॉस्पिटल, एक भूगोल कारोबार। सुनिए एक बेबस की कहानी उसी की ज़बानी। मेरी 2 बेटियों को न्यूज़ के खास सुना पेट में दर्द होने के कारण मामूली इस हॉस्पिटल में हम लोग लाए गए हमीदिया में, जिसमें से हमारी एक बेटी को मेडिकल में भर्ती कर लिया गया, और दूसरी बेटी को कोविड कह के बगल वाले नीचे भेज दिया गया। मैंने मैडम से रिक्वेस्ट की, इसको कोविड नहीं है मैडम, इसको पेट दर्द हो रहा है। रात भर मेरी लड़की तड़पी, उसको कोई इलाज नहीं मिला, कोविड कहते रहे, और सुबह 9-10 बजे उसको नेगेटिव बताकर मेडिकल भेज दिया, और पहली लड़की जो थी उसको शाम तक दी एंड कर दिया। मेरी छोटी वाली 16 साल की सुभानी को शाम को 6-7 बजे मृत घोषित करके मेरे हाथों में दे दिया गया था, और बड़ी लड़की जिसको कोविड घोषित किया गया था
एक तो निगेटिव आई, उसको पुनः मेडिकल में डाल दिया गया और वो अभी बेहोश पड़ी हुई है, ना मुझे मिलने दे रहे हैं। अगर मैंने 2-3 बार कहा डॉक्टर से इसका इलाज सही कर दो साहब, ये तड़प रही है इसके, तो बोलते हैं हमसे ज्यादा बात मत करो, हमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री कोरोना बोलिए कहते हैं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, लड़की शमशान जाएगी, तुम जेल चले जाओगे, हम ऐसा लिख देंगे। साहब मैं डरा हुआ हूँ। ये व्यवहार है डॉक्टरों का आपके साथ? ये व्यवहार है साहब। हम बोलते हैं गाइड को बुला, उसको बाहर करवाओ, और बहुत सारे डॉक्टर में किस किस को पहचानूं कब साहब। लेकर आए थे आप अपनी बच्चियों को यहाँ? कल सुबह लेकर आए थे दोनों बेटियों को। उसके बाद से आपको मिलने नहीं दिया? नहीं, कल तो मिलने दिया, आज नहीं मिलने दे रहा है दोपहर के बाद से मुझे। तो दिक्कत क्या आई है? दिक्कत पेट, डॉक्टर ने पहले एक बेटी को बताया कि इसको पेट में क्या बोलते हैं वो, पेट में जो होता है, नहीं वो नहीं, पेट में वो टीवी बताया। हाँ, वो फेफड़ों में क्या होता है ऐसा तो बताने साइन हम करते चले गए साहब। उसको फिर ये दूसरी को भी यही बताया सुबह, तो पहले कोरोना बताया। बच्चियों को तकलीफ क्या थी जब आप यहाँ लेकर आए? सिर्फ कम पेट दर्द और सर दर्द, आम की तरह कुछ नहीं था साहब। और चलकर ऑटो में बैठा के लाए, पैदल चलकर लड़कियां आई, सीढ़ी चढ़ के ऊपर गई, पलंग पे लेट गई। बच्चों का पुराना कोई इलाज वगैरह था क्या? पहले से बीमार थे? नहीं, कभी बीमार नहीं, 1-2 बार कभी थोड़ा बहुत पेट सर दर्द आम होता है, बस पहले ठीक हो जाती हैं। शिवानी को 5 दिन पहले हम यहाँ लाए थे, तब उन्होंने कहा था 5 दिन बाद ले आना, लेकिन दवाई दे दी, दवाई खिलाने लगे तो उस दवाई से फायदा नहीं पड़ा, बल्कि वो भूख और नहीं लगी उसको, तो तत्काल लाना पड़ा। उसका निधन हो गया, उसकी डेड बॉडी ले आने देना है आपको? उसको तो हम कल ले गए, आज हमने अंतिम संस्कार कर दिया, कल ही दे दी उनने, चुपचाप कल ही दे दी। क्या कहा था उसको ले जाते वक्त? उसको ले ये कहा था बस ये खत्म हो गई, इसको ले जाइए आप। तो मैंने कहा साहब मैं लेकर जाऊँ, गरीब आदमी, मेरे पास कुछ साधन भी नहीं है। तो बोले हम नहीं कराते, एक इंचार्ज साहब बैठते नीचे, चले आई सर्जरी। हम वहाँ गए तो साहब से मोटे इन्होंने हाथ पैर जोड़े, चले नहीं यहाँ किसी को खैरात नहीं, जाओ यहाँ से। मैं चुपचाप आ गया रोता रोता। फिर यहाँ पर गाड़ियाँ होती हैं तो एक भाईजान है मोटे, उनको शकल से जानता, उनके पैर पड़े, कहले बेटा घबरा मत। उन्होंने एक मुझे निःशुल्क गाड़ी करके दी, मेरी बच्ची की डेड बॉडी का पहुंचे। तो उनका क्या व्यवहार था आपके साथ? क्या बोले वो आपसे? मुझसे कुछ सही बोलते, वो तो उनका कहना है वो डॉक्टर जाने लड़की जाने, बाहर चलो। अभी जो आप दूसरी बच्ची एडमिट है उसकी क्या हालत है? उसके मिलने ही नहीं दे रहे साहब, वो तो गफलत में पड़ी है, पता नहीं सब कर भी रहे इलाज के नहीं कर रहे, मुझे यही नहीं पता है साहब। धमकाया भी डॉक्टर हाँ, डॉक्टरों को कहना है साहब, गड़बड़ करोगे तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे कि लड़की तो शमशान जाएगी, तू जेल जाएगा। अगर वो नेगेटिव है तो प्राइवेट ले चले उनको? जी साहब ले चलिए, मेरी लड़की को बचा लीजिए, बस मेरी दुआ है जहाँ भी ले जाओ मेरी लड़की को जिंदा करवा दो। क्या अपील है शासन प्रशासन से? मेरी शहर की आवाम से है कि मैं जो परेशान हो रहा हूँ, एक लड़की का बाप जिसे चिता तो चलाइए, दूसरी लड़की का चिता मत चला दे, तो चिंता दे दो बस। मैं तो मुख्यमंत्री से भी कहूंगा अगर तुम सच्चे मामा हो तो उस बहन जी को बचा लो, मेरी बच्ची को बचा लो। जिंदगी मौत के बीच में झूल रही, बस उसकी मुझे डेड बॉडी मत देना, जिंदा दे देना साहब। मेरा खून का कतरा ले लो साहब, मगर मेरी बच्ची दे दो, मुझे जिंदा जैसे आई थी वैसी मालिक, बस यही मेरी विनती है, सबसे विनती हो। मुझे कोई सबके पैर पड़ने तैयार, सब जो कहेंगे बस मेरी बच्ची दे दो। शालिनी ताई वर्मा, इन्होंने अपनी फोटो ना बताने के बिना पर तबलीग जमात में जो है अफरा तफरी की गई थी, तबलीग जमात को जो बदनाम किया गया था, उनके बारे में एक छोटी सी मुलाकात सुनिएगा, ताई से सुनिएगा। बलि का बकरा बनाया गया, राजनीति के तहत उन्हें बदनाम किया गया और देश भर में उनके ऊपर एफआईआर करवाई गई। और हमें भूलना नहीं चाहिए, सबसे पहला मामला भारत की राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन में जो तबलीगी जमात के लोग इकट्ठे हुए थे, उन पर एफआईआर करवाने का आदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिया था। और उसके बाद भाजपा ने उसका फायदा उठाते उठाते पूरे देश में अपनी नाकामियों को कोरोना से लड़ने में आज मामले 24 घंटे में 70,000 मामले और कुल मिलाकर 30 लाख मामले भारत में आ चुके हैं। 50,000 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं। लेकिन ठीकरा फोड़ने का पूरा गोदी मीडिया को, राजनीतिक दलों को, चाहे वो दिल्ली की केजरीवाल सरकार हो या केंद्र में बैठी मोदी सरकार हो, अपनी नाकामियों का ठीकरा तबलीगी जमात के ऊपर फोड़ना शुरू कर दिया। देश भर में इनके खिलाफ एफआईआर हुई। मुझे आज खुशी है इस बात की कि न्याय हुआ है। मद्रास हाईकोर्ट के बाद मुंबई हाईकोर्ट ने उनके ऊपर दर्ज सारी एफआईआर को रद्द किया है। अब हम पूरी उम्मीद करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को तुरंत माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए
तबलीगी जमात के ऊपर सारी का सारा ठिकरा दिल्ली का फोड़ना शुरू कर दिया था। और इतना ही नहीं, जब वो आंकड़े बताते थे कि दिल्ली में कितने जो है वो मामले आ रहे हैं, उसमें तबलीगी जमात को भी मेंशन किया जाता था। जब वो हल्ला हुआ, उन्हें लानते आपको केजरीवाल सरकार को भेजी गई, तब उन्होंने ये हरकत करना बंद किया कि तबलीगी जमात के मामलों को लिखना बंद किया, वरना उससे पहले वो बिल्कुल संघ भाजपा आरएसएस की चालों में खेल रहे थे। आज मैं आप सबसे कहूंगी, दबाव बनाइए। जिस तरह से मद्रास और मुंबई हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात के ऊपर दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया, राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया, उसी तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आपने जितनी भी एफआईआर करवाई थी उन्हें तुरंत लिखित में दिल्ली हाई कोर्ट में दीजिए कि उन्हें रद्द किया जाए, उन्हें वापस लिया जाए, उससे न्याय किया जाए। क्योंकि आज देश के 30 लाख मामले और दिल्ली के अंदर 1.5 लाख से भी ऊपर मामले, 4,500 से ऊपर मौतों के जिम्मेदार वो नहीं, आप और आपकी सरकार है। आपकी जवाबदेही बनती है, आपको माफी मांगनी चाहिए। जय हिंद। माननीय ग्रोवर जी ने आज तक के एडिटर इन चीफ के सामने पूरी पोल खोल के रख दी कि मीडिया आखिर है क्या, तुम्हारे चैनल तुम मीडिया गोदी मीडिया हो। ये देखिएगा पूरी खास रिपोर्ट आईटीपी न्यूज से विशेष संवाददाता मनीष शास्त्री के साथ है, जो मैं दिखाना चाहता था, बताना चाहता था, जिस तरह के मतलब, क्योंकि मीडिया इस समय हिंदुस्तान में सिर्फ चिंगारी, सिर्फ माचिस नहीं लगा रहा है, बारूद भी लाया है, माचिस भी लगा रहा है। उसके बाद उस माचिस और बारूद से जो धमाका हो रहा है उसको शूट भी कर रहा है, और उससे फिर टीआरपी भी बटोर रहा है, और फिर कह रहा है देखो ये क्या हो रहा है। तो मुझे बहुत सारे गिले हैं मीडिया से, और सारे मीडिया से। सिर्फ यहाँ आज तक के हम इस कार्यक्रम में बैठे हैं, और आज तक जो है सर्वश्रेष्ठ चैनल है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम में जो फर्क होता है ना, वो अभी भी है। आप श्रेष्ठ जो है वो टीआरपी से हो जाते हैं लोग, लेकिन उत्तम होने के लिए जो क्वालिटीज हैं वो मुझे लगता है इस समय किसी भी चैनल में, और जो टॉप के 4 चैनल हैं जो कि हो सकता है अब तो लाइव चला गया, लेकिन आप बाद में एडिट कर दीजिएगा बाकियों के नाम, क्योंकि तारीफ हो या बुराई किसी और का नाम नहीं आना चाहिए। मैं आज तक जी वो बहुत ही, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो सब सामने बैठे हैं, और लगातार ये कोशिश होती रहती है कि जो सर्वश्रेष्ठ है और जो सर्वोत्तम है, उसके बीच का जो फासला है उसको लगातार कम किया जाए। जी बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आज तक बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, और हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं ये चैनल, और अभी भी हम देखे ना देखे पूरा हिंदुस्तान देख रहा है ये चैनल। तो जो जिम्मेदारी जो है, जो कि बहुत ही क्लीशे सी लाइन है हॉलीवुड की, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मुझे लगता है कि मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा डेटा है, मैं 1 मिनट और लूंगा। वो डेटा है पिछले 202 डिबेट जो हुए हैं, ये ऑफिशियल बीइंग ह्यूमन है चैनल, रमित वर्मा जो चलाते हैं, उन्होंने ये डिबेट का सिर्फ वो दिया था डेटा है, और ये 4 टॉप के जो चैनल हैं, आज तक है, इसमें न्यूज 18 है, जी न्यूज है, इंडिया टीवी है, कोई और हो जो सुदर्शन वगैरह जो खुद को टॉप 4 मानते हो और उनका नाम इसमें नहीं ला पाया तो माफी। लेकिन जो है पिछले 200 डिबेट में से, ये सिर्फ पिछले 200 डिबेट हैं, पिछले करीब 3 महीने के अंदर हुए होंगे, 4 महीने के अंदर हुए होंगे, उसमें पाकिस्तान पे 80 डिबेट हुए हैं, राम मंदिर पे 14 हुए हैं, बिहार में जो इतनी बड़ी बाढ़ आई उस पे सिर्फ 3 डिबेट हुए हैं, पीएमसी का जो इतना बड़ा स्कैम हुआ जिसमें हजारों लोगों का पैसा फंसा है, उस पे सिर्फ 1 डिबेट हुआ, 1। बेरोजगारी जिसको लेकर बहुत सारे राज्यों में दिक्कत चल रही है, अक्सर आप देखते हैं सड़क पे युवा धरना दे रहे होते हैं, पुलिस उनको पीटती है, आंसू गैस छोड़ती है, जो भी अभी बचे हुए हैं इनके पास, और उस पे बेरोजगारी पे 0 डिबेट हुआ है पिछले 3-4 महीने में। हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, महिलाओं की सेफ्टी पे 0 डिबेट हुआ है। एनवायरमेंट, आप जहर में जी रहे हैं, और सिर्फ दिल्ली नहीं, आप बहुत खुश ना हो कि आप राजधानी में, बहुत सारे छोटे शहर, कानपुर है, बहुत बुरी हालत है, कोई कानपुर को पूछता नहीं है, वो कानपुर की बदकिस्मती है, लेकिन एनवायरमेंट को लेकर कोई डिबेट नहीं हुआ है।
और 80 डिबेट हुए पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान का जीडीपी आप जान रहे हैं कितना है और हिंदुस्तान का कितना है, मैं आपको बता ही देता हूं, 1 मिनट। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का जीडीपी है $273 बिलियन और हिंदुस्तान का है $2090 बिलियन। 2090 और 273 में आप फर्क देखिए। उस देश की कोई हैसियत नहीं है, उस देश की कोई जरूरत नहीं है हमारे टीवी पे, लेकिन क्यों हर रोज 200 में से 80 बार पाकिस्तान की बात हुई है और अपने देश के मुद्दों पे कोई बात नहीं हुई है? क्यों है? इसका कोई कारण होगा और वो कारण मैं जानता हूं। वो कारण ये नहीं, हम सबको पता है पाकिस्तान इररेलेवेंट है, सबको पता है, पाकिस्तान को खुद भी पता है। वो उनका ईगो बढ़ता रहता है कि इतना बड़ा देश जो हर मामले में हमसे कई 40 साल आगे है, हर चीज में, हेल्थ केयर, एजुकेशन, हर 40-50 साल हम उनसे आगे हैं। वो खुश होते होंगे देख के कि यहाँ का सबसे बड़ा चैनल जो है हम पे हर रोज बात कर रहा है। हमने ऐसा क्या कर दिया है? और हमको भी पता है। दिक्कत यही है। मुझे आज तक या किसी भी चैनल की नीयत पे शक नहीं। मुझे पता है सब अच्छे लोग हैं हिंदुस्तान में, सब के सब अल्टीमेटली देशभक्ति को अपने अंदर कहीं ना कहीं रखते हैं, ठीक है, और देश के अच्छे के लिए कर रहे हैं ऐसा मानते हैं। लेकिन अगर आप जानबूझकर कुछ कर रहे हैं, आप जानते हैं पाकिस्तान इररिलेवेंट है, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं क्योंकि आपका मुद्दा कुछ और है। आपको पाकिस्तान के जरिए समाज के किसी और तबके के गले में एक घंटी बांधनी है। आपको टीआरपी चाहिए, आपको लग रहा है उससे टीआरपी मिल रही है और शायद मिल भी रही हो। और मैं मानता हूं कि सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम में वही फर्क है कि आप टीआरपी छोड़कर भी सच दिखा पाएं। लोकतंत्र वाकई बचा हुआ है। आज तक के मंच पर आज तक के लिए इतनी बिल्कुल, और मैं ये मानता हूं, और मैंने पहले भी कहा, इसमें न डरने की बात मुझे लगती है और मुझे भरोसा है न सिर्फ आज तक पर बल्कि यहां बैठे हर इंसान पर कि ये बात सिर्फ अपने देश के लिए हो रही है। सब समझते हैं। बिल्कुल।